हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बच्चों, CSIR नेट 2024 के प्रिपरेशन सीरीज़ में हम आज के इस लेक्चर में रियल एनालिसिस का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। और पार्ट 1 में जो है मैंने बहुत सारी रियल एनालिसिस से, मतलब बेसिक्स ऑफ रियल एनालिसिस हम जिसको कह सकते हैं, एलिमेंट्री सेट थ्योरी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारा चीज़ें आप लोगों को क्लियर किया था। और मैंने जिस टॉपिक पर आपको छोड़ा था वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले अगर वो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर कंटिन्यूसली चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें फंक्शंस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और फंक्शंस के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें इसके बाद कुछ टॉपिक और भी आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़नी पड़ती है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखो फंक्शंस को हम दो टाइप से डिस्कशन करेंगे। एक तो हम जनरली मैथमेटिकली डिस्कशन करेंगे, और इन जनरल हम थोड़ा सा दूसरे वे में भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शंस हमारे होते क्या हैं। द फंक्शन essentially represents a relation between a set of inputs and a set of outputs where each input is uniquely associated with one output। देखो क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या होता है इन जनरल। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है एक सेट x है और एक सेट y है, तो मैं कह रहा हूँ कि x से y में एक फंक्शन मैपिंग हो रहा है। क्लियर है? तो x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इनपुट्स। ये आप ध्यान रखना, अब मैथमेटिकली डिस्कशन भी करेंगे। और y जो है वो है हमारा क्या है? सेट ऑफ आउटपुट्स, है ना? सेट ऑफ आउटपुट्स। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो धीरे धीरे, अब जब लेक्चर के एंड तक आप बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। कुछ बेसिक नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस है। कई प्रकार के फंक्शंस हमारे हो सकते हैं। देखो फंक्शन हम जनरल क्या करते हैं, बात कर लेते हैं फंक्शंस की, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो फंक्शन इज नथिंग बट इट्स लाइक अ मशीन। ठीक है, आप मशीन को देखे होंगे। मशीन का क्या काम होता है भैया? मशीन जो है, कोई भी मशीन ले लीजिए आप, इन जनरल आप समझ लीजिए कि वॉशिंग मशीन आप ले सकते हो। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है भैया? उसमें जो गंदे क्लॉथ्स होते हैं, जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं, उनको जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो जो है क्लियर होकर के जो गंदे डर्टी क्लॉथ्स हमारे थे वो जो है बाहर आ जाते हैं। तो इसमें फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है वो वॉशिंग मशीन आपका फंक्शन का काम कर रहा है, लाइक वॉशिंग मशीन। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है ना, और जिसका आउटपुट हमारा जो है, आपको पता ही होगा कि वॉशिंग मशीन का आउटपुट हमारा क्या होता है भैया। यहाँ से हम अगर डर्टी क्लॉथ्स अगर डाल रहे हैं तो भैया ये धुल के जो है एकदम बढ़िया साफ सुथरा क्लॉथ जो है वापस आता है ना। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ना, इट्स लाइक अ फंक्शन, इट्स वर्क लाइक अ फंक्शन। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है ना। तो देखो जो डर्टी क्लॉथ्स है ना वो सेट ऑफ इनपुट्स है। इनपुट का मतलब क्या है कि भैया अगर कुछ एक मशीन, मैं फंक्शन को एक मशीन से रिलेट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी हम मैथ्स के जो डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल अप्रोच से हम डिस्कशन करेंगे, उस पर मैं पहले बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ना। तो उसको हम थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो देखो फंक्शन, मैं यहाँ पर फंक्शन को मशीन एज अ मशीन ट्रीट कर रहा हूँ। तो वॉशिंग मशीन में जो हम डर्टी क्लॉथ्स डाल रहे हैं वो हमारा सेट ऑफ इनपुट्स हो जाएंगे। मतलब क्या है भैया? गंदे गंदे क्लॉथ्स है, बहुत सारे अलग अलग है, पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट्स है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे जो है ना वो आपके इनपुट्स में से आ रहे हैं। आप अगर मान लीजिए एक गंदा शर्ट आप यहाँ से डाल रहे हो तो वो एक इनपुट हो जाएगा, और वो गंदा शर्ट धुल करके फंक्शन वर्क करके वो जो है बाहर आ जाता है। वो हमारा क्या होता है? वो जो है हमारा आउटपुट होता है। तो जो हमारे जो क्लीन क्लॉथ्स बाहर आ रहे हैं वो हमारा सेट ऑफ आउटपुट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, सेट ऑफ आउटपुट हो जाएगा। लेकिन जो डर्टी क्लॉथ्स है, जितने भी डर्टी क्लॉथ्स है, वो हमारे सेट ऑफ इनपुट्स हो जाएंगे। मतलब हम डर्टी क्लॉथ्स को मशीन में डाल रहे हैं, देन
आउटपुट के रूप में जो है हमें क्या मिल रहा है, क्लीन क्लॉथ्स हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्लीन क्लॉथ्स हमारे जो है जितने भी, एक अगर डर्टी क्लॉथ्स हमने डाला है तो वही वाला जो डर्टी क्लॉथ है वो क्लीन होकर के बाहर आएगा। दूसरा, हमने मान के चलिए एक जीन्स पैंट डाला हमने, या फिर कोई भी एक पैंट हमने डाल दी, तो पैंट क्लीन होकर के बाहर है, पैंट ही बाहर आएगा, शर्ट बाहर नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही हम जो है कोई और चीज़ जो है वॉशिंग मशीन में धोने के लिए अगर हम डाल रहे हैं, तो जो चीज़ हम वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए डालेंगे, आउटपुट के रूप में भी हमारा वही चीज़ आएगा। बस शर्त यह है कि जो फंक्शन है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ये जो वॉशिंग मशीन का फंक्शन का वर्किंग है वो कपड़े को क्लीन करने का है, समझ में आ रहा है, कपड़े को क्लीन करने का काम कर रहा है। अब हम इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वॉशिंग मशीन को एज अ फंक्शन हम यहाँ पर डिनोट करें, नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन है। चलिए एक मैं दूसरे टाइप का मशीन की बात करता हूँ और उस मशीन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा मशीन हो, मान के चलो कि एक मशीन है हमारा, है ना, ये एक मशीन है और इस मशीन में हम जो है ये पैसा डबल करने वाला मशीन है, ठीक है। अब मान के चलिए कि भैया इधर से हम x पैसा डाल रहे हैं और इधर से हमारा 2x पैसा वापस आ रहा है। मतलब अगर मैं इधर से 5 डाल रहा हूँ तो इधर 10 रुपये वापस आ रहा है, 10 डाल रहा हूँ तो 20 रुपये वापस आ रहा है ना। तो 5 रुपये डाल, मान के चलो x का मान 5 है, 5 रुपये डाल रहा हूँ तो ये 10 रुपये के रूप में वापस आ रहा है। मैं जो है x का मान 6 रुपये डाल रहा हूँ तो ये 12 रुपये के रूप में, मतलब पैसा जो है क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं कहीं ना कहीं 10 रुपये डाल रहा हूँ तो वो 20 रुपये के रूप में वापस आ रहा है। तो ये पैसा डबल करने वाला मशीन है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ना वही मशीन है और इस फंक्शन का वर्क क्या है, ये यूनिक होता है बहुत, कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो वही काम करेगा। अब जैसे इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये पैसा डबल करता है, तो भैया पैसा डबल कर रहा है तो इसका काम पैसा डबल करना ही है। अगर मैं इसमें एक रुपये का एक सिक्का डाल रहा हूँ तो कहीं धोने का काम नहीं करेगा, वो पैसा ही डबल करेगा। तो जो फंक्शंस होते हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यूनिक होता है ना। और आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर मैं 5 रुपये डाल रहा हूँ तो 5 रुपये के बदले में 10 रुपये आ रहा है। अगर मैं 6 रुपये डाल रहा हूँ तो उसके बदले में 12 रुपये आ रहा है। अगर मैं 10 डाल रहा हूँ तो उसके बदले में 20 रुपये आ रहा है। अगर मैं कोई और भी अमाउंट डाल दूँ तो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है डबल होकर के बाहर आ रहा है, किसी के लिए सिमिलर नहीं आ रहा है। तो ये जितने भी हमारे पास इधर से ये 5 है, 6 है, 10 है ना, ये हमारे सेट ऑफ इनपुट्स है, इनको हम मशीन के अंदर डाल रहे हैं, दैट्स वाई इट कॉल्ड द इनपुट, है ना। और ये जो है बाहर आ रहा है फंक्शन से वर्क होने के बाद, जो है फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो है बाहर आ रहा है, तो ये हमारा सेट ऑफ आउटपुट हो जाएगा। यही चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फंक्शन लाइक अ मशीन आप एज ए ट्रीट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑथर्स के बुक्स में फंक्शन को इस एग्जांपल से भी समझाया गया है, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। इवन फंक्शंस के बारे में बहुत बच्चों को पढ़ाया तो जाता है तो क्लास 12th का ही टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों को बता देते हैं स्कूलों में टीचर्स कि हाँ भाई फंक्शन ये होता है, एक सेट से ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, बस इतना ही है, लेकिन उसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ कहा है कि फंक्शन essentially represents a relation between a set of inputs and a set of outputs where each input is uniquely associated with one output। तो अभी आपने देखा है ये चीज़ कि एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट ज़रूर है। अगर मैंने 5 रुपये का सिक्का डाला था, है ना, अगर मैं 5 रुपये का सिक्का डाला था तो उसके बदले में हमारा 10 रुपये का सिक्का आया था। अगर मैंने 6 रुपये का सिक्का डाला था तो उसके बदले में 12 रुपये का, पैसा डबल हो रहा था, है ना। उसके बाद जो है मैंने 10 रुपये का सिक्का डाला था तो उसके बदले में 20 रुपये का सिक्का आया था। देखो यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो रहा है ना, अलग अलग आ रहा है हर किसी के लिए। तो ये हमारा सेट ऑफ इनपुट्स हो जाएंगे, ये इनपुट हो जाएगा, ये हमारा सेट ऑफ आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिक पर पहले डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत भी है। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का जो अप्रोच है वो धीरे धीरे डाउन होगा।
इसीलिए हम बेसिक को लेकर के चल रहे हैं। और मेरा हर एक लेक्चर में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो, हम सबसे पहले हमारा काम है कि हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम चल रहे हैं। फिर एडवांस लेवल में भी हम डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करना है वो भी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन अगर कहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमारा अगर ऐसा एक्सपीरियंस है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल ही वर्क करता है। तो हमें बेसिक प्रिंसिपल पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैथमेटिकल फंक्शंस में क्या होता है, एक डोमेन होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑल्सो नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, लेट्स डिनोट इट एज x। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर ये जो हमारे पास आया था, इसको चलो मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पे ये फंक्शन हमने अभी बनाया था कि पैसा डबल करने वाला, ठीक है ना, ये पैसा डबल करने वाला फंक्शन है। तो मान के चलिए कि यहाँ मैं 5 डाल रहा था, तो यहाँ से कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। मैं 6 डाला, 6 रुपये डाला तो 12 रुपये के रूप में बाहर आ गया था। मैं 10 रुपये डाला तो 20 रुपये के रूप में बाहर आया। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन था भैया, 2x करने वाला फंक्शन था ये, है ना। ये फंक्शन कैसा वाला था, 2x करने वाला फंक्शन था, मतलब डबल कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो हमारे सेट है ना, इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, सेट ऑफ डोमेन। यानी कि अगर मैं इसको, इस सेट को हम x नाम दूं तो डोमेन हो जाएगा। इस सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आल्सो नोन एज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर इसको मैं कोडोमेन नाम दे सकता हूं, इसको हम y नाम दे सकते हैं, है ना। तो जो आउटपुट वाले सेट होते हैं उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, जो इनपुट वाले सेट होते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। रूल मैपिंग, द रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट इन द डोमेन टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द कोडोमेन। तो ये बात तो हमने डिस्कशन कर ही लिया था। ये एक रूल है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूनिक हमारा एलिमेंट आउटपुट के रूप में होना चाहिए। यही चीज़ें वो मैंने डिस्कशन कर दिया था। अ मैथमेटिकल रिलेशन दैट असाइन टू ईच एलिमेंट, ये भी मैंने बता दिया है। द डोमेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन, मतलब हर एक डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स के साथ जो है वो क्या हो जाए, मैप्ड हो जाए। कहने का मतलब यही है। तो हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, इन सेट नोटेशन। अब और सेट नोटेशन की मैं बात करूँ तो फंक्शन जो है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फंक्शन x टू y, ठीक है। या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये सारे हमारे क्या है, फंक्शन जो है ये f ऑफ 5 भी तो है, ये f ऑफ 6 है, और ये जो है हमारे पास क्या है, f ऑफ 10 है, ये है ना, ये f ऑफ 10 है। तो ये f ऑफ y के रूप में भी हम बता सकते हैं। f ऑफ y जो है, सॉरी f ऑफ x जो है y के रूप में आ जाएगा। तो y हमारे सारे क्या है, ये यही तो है y। एक चीज़ इसमें और भी आता है, वो है रेंज, ठीक है ना। तो रेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ से इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। रेंज ऑफ अ फंक्शन, है ना। देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने लिया है, तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे। लेट्स डिनोट अ फंक्शन f विद द डोमेन x एंड द कोडोमेन y। द रेंज ऑफ द फंक्शन डिनोटेड एज r ऑफ f, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन ऐसा डिनोट करते हैं हम, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट f कैन टेक, ठीक है। अगर मान के चलिए कि एक मैपिंग हो रहा है हमारा f, ठीक है, जो कि एक a सेट से एक b सेट में मैपिंग हो रहा है ना। तो रेंज के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे a का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है। b का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। c का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है। d का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है। तो देखो ये तो हमारा जो है डोमेन हो गया कि नहीं। ये जो सेट a है वो डोमेन हो गया, जो सेट b है वो हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, है ना, कोडोमेन हो गया। और देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, जिसका जो किसी ना किसी ए के किसी ना किसी जो है एलिमेंट्स के साथ मैप्ड है, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। यानी कि रेंज ऑफ f हमारे कौन कौन से आ गए, इसका मतलब 1 2 3 4 आ गए, 1 2 3 एंड 4, ये सारे रेंज है हमारे। ध्यान रखना, रेंज जो होता है ना, जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट एंड इक्वल होता है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का। इट मीन
कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो जो भी हमारा रेंज होगा वो सबसेट एंड इक्वल होगा सेट ऑफ आउटपुट, दैट इज जनरली हमने यहाँ पर लिया है बी सेट के नाम से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आपने बेसिक चीज़ों को नहीं क्लियर किया है तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आई थिंक जो रेंज है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं सारे लेक्चर्स में आप लोगों को बताता ही हूँ। देखिए रियल एनालिसिस में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार आप लोगों ने दिया है, और जिसके वजह से जो है आज मैं फिर से नया सीरीज़ लेकर के आया हूँ रियल एनालिसिस का, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। और पुराना जो प्लेलिस्ट मैंने वीडियो बना रखा था वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से कई सारे टॉपिक हमारा जो है छूट गया था, तो मुझे लगा कि अब जो नया मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोगों से एक सजेशन है कि देखो CSIR नेट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक जो है एक जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी आता है जिसमें सेक्शन ए में पूछा जाता है। तो अगर इसका भी आपको मेरे से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में जो है इसको ज़रूर मेंशन करिएगा, है ना, कि जनरल एप्टीट्यूड हमें सर आपसे पढ़ना है। और ध्यान रखना इस पर वीडियो मैं तभी बनाऊँगा जब मैक्सिमम स्टूडेंट इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। अगर आप रिस्पांस 0 आ रहा है तो इसका मतलब मैं इस पर वर्क नहीं करूँगा, इसका मतलब मैं यही समझूंगा आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इस पर जो है थोड़ा सा वर्क करिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, रेंज। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग डाल दीजिएगा। अब देखिए अब तक तो हमने जो बात किया है वैसे बेसिकली मैंने डिस्कशन कर ही दिया है, वैसे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैथमेटिकल तरीके से अब थोड़ा हम पढ़ना चाहेंगे फंक्शंस को, ठीक है ना। तो देखो फंक्शंस की अगर मैं बेसिक बातें करूं तो उसको सीखने से पहले ना हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हालांकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज एक बार फिर से पढ़ते हैं, है ना। तो देखो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट्स देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ए कमा बी विद ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। दैट इज मतलब जो ए क्रॉस बी है ना, जो ए क्रॉस बी है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो ए क्रॉस बी, यहां पर मैं बता देता हूं उसको। देखो जो ए क्रॉस बी है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब ए कॉमा बी, है ना, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं ना, वही नोटेशन है। सच दैट जो ए है वो हमारा इस वाले ए से आएगा जो स्मॉल ए है, और जितने भी बी वाले एलिमेंट्स है वो हमारे कैपिटल दूसरे वाले उससे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। देखो अगर ए सेट में जो है क्या है, वो एलिमेंट्स है 1 2 3 एलिमेंट है ना, और बी सेट में हमारे कितने एलिमेंट है, 1 और 5 एलिमेंट है। तो देखो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूँ तो ए क्रॉस बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 1 का 1 के साथ हो जाएगा, 1 का 1 आ सकता है, 1 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 1 के साथ, एंड देन 2 का 5 के साथ। ऐसे ही 3 का 1 के साथ हो जाएगा और 3 का 5 के साथ भी हो जाएगा। तो ये हमारे जो है एलिमेंट्स बन गए। कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ, ध्यान रखना, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आपने कार्डिनलिटी पढ़ा होगा ना, चलो उसके रूप में लिखा देता हूँ, क्योंकि अगर हमने सारी चीज़ें पढ़ी रखा है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत नहीं होगा, है ना।
तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, ए की कार्डिनलिटी देखो कितनी है 3 है, कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, दैट इज 6। तो 6 हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। मतलब ए क्रॉस बी के हेल्प से जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आए। आप कोई भी सेट ले लो, आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 6 पॉइंट दैट प्लेन कोऑर्डिनेट दैट वी हैव जस्ट लिस्टेड, ठीक है ना। तो ये हमने सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ पर लिया था जो कि आपका किससे रिलेटेड था, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ग्राफिकल अप्रोच से, कि एक्चुअल में क्या होता है। ज्योमेट्रिकली अप्रोच से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है एक, और एग्जांपल क्या है कि एक ए सेट बच्चों दिया हुआ है और इस ए सेट में आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो 1 और 2 है। एक बी सेट दिया है, देखो बी सेट में 2 केसेस है, अभी डिस्कस करता हूँ। बी में जो कि y रियल में से आ रहा है और y में जो है एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, b में 0 और 1 आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और b सेट के लिए ये भी बोल रखा है कि 2 और 3 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं पहला अगर फिगर की बात करूं, है ना, पहले फिगर की अगर मैं बात करूं तो पहले फिगर में ये हमारे पास जो है ना एक, आप ये समझ लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट है, जिसमें ये जो सारी लाइंस है ना वो ए सेट का बिलोंग, ये ए सेट का है, और इधर वाले सारे जो है ना वो बी के हैं, ये बता भी रखा है यहाँ, ठीक है ना, बी का है और ये ए का है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा अच्छे से। ये बी वाला सेट है, ठीक है ना, ये वाला जितने भी ए आ रहा है वो सारे के सारे कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं एक बार ना। जितने भी ए स्मॉल आ रहा है वो इस ए से आ रहा है, और जितने भी स्मॉल बी आ रहा है वो इस बी से आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमने मैप किया है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी को, बी वाला पॉइंट यहाँ है, हम मान के चलते हैं ए वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ऐसे में कोई भी पॉइंट ले लूँ बच्चों, देखो यहाँ ऐसे में कोई भी पॉइंट ले लूँ, मान के चलिए ये एक पॉइंट है, यहाँ आ जाएगा। ऐसे में इस वाले पॉइंट को ले लो, ऐसे में इस वाले पॉइंट को, ऐसे में इस वाले पॉइंट को, ऐसे में, तो ये सारे के सारे जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये जो लाइन आ रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी ये पॉइंट्स हमारे आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट करेगा, किसका, ए क्रॉस बी का। बस डिपेंड करता है कि इसके अंदर के क्या एलिमेंट्स है। मतलब ये जो एरिया है ना टोटल आपका, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया दिखा रहा है वो हमारा टोटल क्या है, ए क्रॉस बी को डिनोट कर रहा है। समझ में आया होगा आई थिंक, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब दूसरे फिगर की बात करते हैं। दूसरे फिगर में क्या है कि मैपिंग हो रखा है, एक देखो 1 है और ये 2 है, और बी है, ये देखो ए है, ये वाला ए है, और ये वाला जो है क्या है, बी है। तो ए में क्या है 1 2 है, बी में क्या है 0 1 है। पहला चीज़ तो 0 1 है, देखो 0 कहाँ पर आ रहा है, 0 ये आ रहा है और 1 ये आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास, अब इस एरिया के अंदर देखो जब ए का मान 1 है, ठीक है ना, तो बी का मान जो है क्या है, बी का मान जो है यहाँ पर ये आ रहा है ना, ऐसा हो जाएगा। इसका अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, अब समझ लो यहाँ पे ए क्रॉस बी करता हूँ तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है कब, जब हम ए वाला ये सेट और बी वाला ये वाला सेट हो। अब देखो जब 1 हो तो बी वाला पार्ट 0 है, 1 है तो बी वाला पार्ट 0, मतलब कहीं यहाँ आ रहा है, या ये पॉइंट सही है हमारा। कॉर्नर वाले पॉइंट आएंगे, 1 1 हो जाएगा, मतलब ए का मान 1 है तो बी का मान भी 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। ए का मान 2 है तो बी का मान 0 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ए का मान 2 है तो बी का मान 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है।
तो ये जो हमारे पास एक स्क्वायर टाइप का बना है ना, इसके अंदर के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे A क्रॉस B के हैं। ये सारे के सारे A क्रॉस B है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो जब हमारे पास देखो A क्रॉस B, अब दूसरा केस हमारे पास आ रहा है जब B हमारे पास ये हो तो 1,2 हो जाएगा, फिर 1,3 हो जाएगा, ऐसे ही 2,2 हो जाएगा, ऐसे ही 3,3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, नहीं 2,3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये सारे के सारे कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे अगर आप देखो तो ये भी जितने भी हमारे पॉइंट्स है ना डिनोट कर रहा है ये पूरा ब्लॉक। तो ये सारे के सारे क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ये A क्रॉस B को ही डिनोट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समझाने वाला था, मैंने ग्राफिकली थोड़ा सा कोशिश किया आप लोगों को समझाने की, होप कि आपको क्लियर भी हो गया है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए जिनको नीड है, जो लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। इवन पेड कोर्स में भी आपको इतना नहीं बताएंगे जितना मैं यहाँ पर फ्री में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा ही होगा कहीं ना आप लोगों के लिए। तो उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की, जो हमने वहाँ ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, उसके हेल्प से हम थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट A एंड B बी द सेट्स, देन अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, एक फंक्शन जो है कह रहा है A से B इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स in A cross B such that for each A belongs to capital A there exists a unique B belongs to capital B। वही चीज़ बता रखा है कि अगर एक इनपुट है A के अंदर से तो उसके लिए B एक यूनिक आउटपुट होगा, यही कह रहा है ना। विद A B belongs to F, in other word if A belongs to F and A B dash belongs to F then B जो है B dash के इक्वल होना है, वो एक जनरल सी बात है। अब इसमें भी वही चीज़ है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बता रखा है। अ सेट A फर्स्ट एलिमेंट फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन, ऑफ्टन डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। इसको हम D ऑफ F से दिखाते हैं। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट F इज कॉल्ड द रेंज, है ना, जो कि मैप्ड है, ध्यान रखना, रेंज ऑफ फंक्शन ऐसा डिनोट करते हैं। कोडोमेन क्या होता है कोडोमेन ऑफ क्या, फंक्शन। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास ये आ जाएगा। और देखो जो भी रेंज होता है ना फंक्शन का, वो हमेशा के लिए जो B के सबसेट होगा, ये चीज़ मैंने उधर भी आप लोगों को बताया था। कैसे बताया था वो आपको पता है एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, थोड़ा समझाने की कोशिश मैंने किया आप लोगों को, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये हो क्या रहा है। एक फंक्शन है यहाँ पर, सिंपली ग्राफिकली हम समझते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास A से B में, है ना, A से B में is often used to indicate the f of function from A into B. We will also say that f is a mapping of A into B or that f maps A into B. If A comma B is an element in F, it is customary to write B जो है FA के बराबर हो जाएगा, और समटाइम जो है A tends to B, इस टाइप से भी हम डिनोट कर सकते हैं। हुआ क्या है यहाँ पर, अ फंक्शन एज अ ग्राफ के तौर पर हम समझ लेंगे। देखो एक फंक्शन है ये, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है, इसका रेंज क्या होगा, देखो A पॉइंट पर जो है A है, B पॉइंट पर जो है ये, तो ये पॉइंट हमारा A, B आ गया, ये दिखा रहा है यहाँ A, B पॉइंट आ गए, है ना। तो ये फंक्शन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे जो हमारा A क्रॉस B का एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B का क्या होगा, एलिमेंट होगा। अब इस फंक्शन का रेंज कैसे पता लगाएंगे, देखो फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है। तो जहाँ ये देखो ये पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट है, तो इसको हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा है वो हमारा जो है फंक्शन का क्या है, रेंज है, ठीक है ना। और ये जो हमारा है ये डोमेन डिनोट कर रहा है, ये डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, ये रेंज ऑफ फंक्शन डिनोट कर रहा है। तो फंक्शन को एज अ हमने ग्राफ ट्रीट किया है और इसको समझने की हमने कोशिश किया है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें तो समझ में आ रहा है ना।
अब हम रेंज की अगर बात करते हो तो जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का रेंज क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये -1 से +1 में इसका रेंज होता है साइन एक्स का। ऐसे कॉस एक्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही जितने फंक्शंस होते हैं उन सबके फंक्शंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी हमें डिस्कशन करनी है। एक तो हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी जो कर्व है, कोई भी कर्व है या फिर कोई भी ग्राफ है, वो फंक्शन है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन का मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेते हैं और अगर वो लाइन एक ही पॉइंट पर कट करता है तो जाकर के वो हमारा फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो हमारा जो है फंक्शन नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं जो लिख के रखा है। A vertical line test helps to find if the graph is a function or not। तो जो ग्राफ हमारा दिया है वो क्या फंक्शन है या नहीं है, वही वर्टिकल लाइन टेस्ट है। क्या बताता है वर्टिकल लाइन टेस्ट? द वर्टिकल लाइन टेस्ट स्टेट्स दैट अ वर्टिकल लाइन नीड्स टू कट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन या फिर इक्वेशन दैट ओनली वन पॉइंट फॉर इट टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड in the coordinate axis if is cut by the vertical line at more than one point then the graph is not a function। तो वही चीज़ का है जो मैंने आपको समझा रखा है। देखो अगर मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ ऐसे सीधी सी, है ना, वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ तो वर्टिकल लाइन देख सकते हो अब ये एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पर कट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो मैं एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा एक था, मैंने आपको, मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए था। ये कुछ ग्राफ मैंने और लिया है। तो देखो अगर मैं इस पर डिनोट करूँ वर्टिकल लाइन तो किसी एक पॉइंट पर ही फंक्शन को कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा हो जाएगा, ये फंक्शन है। यहाँ देखो एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, आप कहीं से भी एक वर्टिकल लाइन ले लो, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन हो जाएगा। यहाँ देखो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट था, बहुत ही सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स की इक्वलिटी पर बात करते हैं, है ना। देखो द इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस मीन दैट दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर एवरी इनपुट इन देयर कॉमन डोमेन। इन अदर वर्ड, अगर एक फंक्शन हमारा f(x) है और दूसरा फंक्शन हमारा g(x) है, वो दोनों जो है सेम होना चाहिए, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि जो दो हमारा फंक्शन है वो इक्वल है ना। इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि फंक्शन इक्वल कैसे हो सकता है। देखो दो फंक्शन इक्वल फंक्शन तभी कहलाएगा जब इनके डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g ये बराबर हो। तो डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g जो है बराबर होनी चाहिए, तो इनपुट्स बराबर होनी चाहिए, तभी जान कह सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, काउंटिंग ऑफ अ फंक्शन। कि फंक्शंस के देखो, अगर आप जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो कहीं ना कहीं आगे जो करके काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स हम पढ़ने वाले, उसमें बहुत हेल्प करेगा, है ना। ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फिर ट्रांसफाइनाइट नंबर्स की जो पावर सेट्स होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे जो है हम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है ना। और समझना इसीलिए है ताकि आगे आ जा करके आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट के। फाइनाइट सेट्स में देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आज, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, मैं काउंटिंग फंक्शंस का काउंट करने के लिए मैं और भी तरीका बताऊंगा, लेकिन वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके होंगे। लेकिन आज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। इफ बोथ द डोमेन एंड कोडोमेन आर फाइनाइट सेट्स विद कार्डिनलिटी
A and cardinality B respectively, then the number of functions from A to B is cardinality of B to the power cardinality of A. This is because for each elements in A there are B choices for its image. देखो यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं हमारे लिए। क्या है, मैंने एग्जांपल भी लिया है कि अगर हमें कभी भी फंक्शंस के काउंटिंग करनी है, अगर फाइनाइट सेट हमारे पास दिया हुआ है तो फाइनाइट सेट के फंक्शंस की काउंटिंग करने के लिए हमारे पास अगर एक फंक्शन है जो कि A से B में जाता है तो B की कार्डिनलिटी टू द पावर A की कार्डिनलिटी ये हो जाता है। ठीक है, एक परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक A सेट है हमारे पास, एक B सेट है, तो A सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 हो गई, 1 2 3। B सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। तो मैंने क्या बताया था कि B की कार्डिनलिटी पावर A की कार्डिनलिटी, तो B की कार्डिनलिटी 2 है, A की कार्डिनलिटी 3 है, तो 2 गुनी 4 गुनी 8, तो 8 हो जाएगा इसके फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। दूसरा तरीका और हो सकता है कि एक A है हमारे पास, एक सेट A है, एक सेट हमारे पास B है। A के अंदर कितना है, 1 2 3, B के पास कितना है, 5 और 7। तो A के पास कितनी चॉइसेस, जैसे 1 के पास कितनी चॉइसेस है, देखो 1 जो है 1 इसके पास कितनी चॉइसेस है, देखो 2 चॉइस है ना। 1 जो है इसको भी चूज कर सकता है, 1 जो है इसको भी चूज कर सकता है, तो 2 चॉइस इसके हो गए। 2 जो इसको भी कर सकता है, 2 इसको भी कर सकता है, इसके पास भी 2 चॉइसेस है। 3 मैप होने का 2 चॉइसेस है ना। तो ये हमारे पास परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट से भी हम इसको निकाल सकते हैं कि 8 हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, कि फंक्शंस की जो काउंटिंग्स है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट्स की बात किया है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहीं ना कहीं इनफाइनाइट सेट्स में भी अगर लगा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो है इनफाइनाइट सेट्स में फंक्शंस की काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है ना। तो अच्छे से आप लोग बेसिक चीज़ें क्लियर करते हुए चलिए। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी, एक तो परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट से बता दिया है और दूसरा मैंने फंक्शन के कार्डिनलिटी के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करना, आप फंक्शंस की कार्डिनलिटी, इसके क्वेश्चंस भी आ रखे हैं CSIR नेट में, इसके क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। क्लियर है। तो ये मत समझना कि ऐसे ही बताया जा रहा है, इसके क्वेश्चन पूछे गए। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा तो इसके कॉन्सेप्ट भी मैं उसमें ऐड करूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने बात तो कर लिया है कि काउंटिंग, फंक्शंस की काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसी एग्जांपल को थोड़ा सा यहाँ पर भी मैंने जो है ले रखा है। ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे, देखो इसमें फंक्शंस कितना देखा था हमने कि भैया 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 टाइप के फंक्शंस बने थे। अब 8 टाइप के फंक्शंस क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखो मैं इसको अगर मैं फंक्शन f1 कहता हूँ, इसको मैं अगर फंक्शन f2 कहता हूँ, इसको मैं अगर फंक्शन f3 कहता हूँ, इसको मैं f4 कहता हूँ, ऐसे ही इसको मैं f5, f6, f7 एंड f8। ठीक है। तो देखो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है क्या कि 1 5 पर चला जाए, 2 5 पर चला जाए, 3 भी 5 पर चला जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है ना। उसके बाद 1 5 पर चला जाए, 2 5 पर चला जाए और 3 हमारा 7 पर चला जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है ना। उसके बाद जो है अगला पॉसिबिलिटी बन सकता है 1 5 पर चला जाए, 2 7 पर चला जाए और 3 भी हमारा 5 पर चला जाए, एक पॉसिबिलिटी, एक केस ये भी बन सकता है ना। अगला इसमें क्या है, f4 में 1 5 पर जा सकता है, एक केस तो ये है, 2 7 पर जा सकता है और 3 भी हमारा 7 पर ही मैप हो सकता है। अच्छा 5 केस कौन सा है, देखो 1 7 पर जा सकता है कि नहीं, 2 भी 5 पर जा सकता है और 3 भी। देखो सारे अलग अलग फंक्शंस बन रहे हैं, 8 टाइप के बनेंगे और सारे अलग अलग बनेंगे। ऐसे ही f6 की मैं अगर बात करूँ तो 1 जाएगा हमारे 7 पर जा सकता है ना, 1 7 पर जा सकता है, 2 हमारा 5 पर जा सकता है, 3 भी हमारा 7 पर जा सकता है। 7 नंबर केस की फंक्शन की बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये 7 पर चला जाएगा है ना, 2 भी 7 पर जा सकता है और 3 5 पर जाएगा। तो ऐसा केस हमारा एक भी नहीं बना है, आप देख सकते हो। ठीक है। 8 वाले केस में देखो इसके जैसा ही बनेगा, 1 7 पर जा सकता है, 2 7 पर जा सकता है, 3 भी हमारा 7 पर जा सकता है, एक केस हमारा ये भी पॉसिबल था। तो ये हमारे पास 8 फंक्शंस हमारे पॉसिबल फंक्शंस है। कब, जब हमारा एक सेट A है और एक सेट B से हमारा मैप्ड हो रहा है। और टाइप ऑफ फंक्शन मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, फंक्शंस के टाइप्स पर भी मैं डिस्कशन करूंगा
है ना। वीडियो लेंदी नहीं बनाना है, कोशिश ये करना है कि छोटे छोटे लेक्चर्स हो और उसमें हमें मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, आई थिंक क्लियर हो गया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो सही लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखो, इसके बाद जो आता है ना वो हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर थोड़ा सा ग्राफ पर भी डिस्कशन करूँगा फंक्शंस के, जिसके हेल्प से हम जो है बहुत सारी चीज़ें काउंट भी करते हैं। तो मैं बताऊँगा ये कल के लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।